नमस्कार, स्टोरी विद रणजीत में आपका स्वागत है। प्रसिद्ध साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी की महत्वपूर्ण रचना है पतितों के देश में, उसका दूसरा भाग फागुन का महीना इस वीडियो में आप सुनेंगे। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूं दूसरा भाग फागुन का महीना। एक बार जरूर सुनिए। फागुन का महीना शुरू हो गया था, वही फागुन जो हरे खेतों को लाल पीली बूटेदार चादर ओढ़ाता है, घने पेड़ों को सौरभमयी स्वर्ण कणिकाओं के गुच्छों से लाद देता है, जो तितलियों को पंख देता है, भौरों को कंठ देता है, जो कोयल से गवाता है, बुलबुल को रुलाता है, जो जवानों को मस्ती देता है, बूढ़ों को चुस्ती देता है, जो बच्चों को नचाता है, मुर्दे को हंसाता है। वही फागुन का महीना था बाबू। कुश्ती लड़, दूध पी, खुरपी छींटी लिए मैं सरेह की ओर जा रहा था। 2 घंटे दिन आया होगा, किंतु सूर्य की किरणों में अभी सोना बचा था। धूप पर की ओस की बूंदे सूखी नहीं थी, वे सूर्य की ओर देख देख कर हंस रही थी, खिलखिला रही थी। उनकी हंसी में अनगिनत इंद्रधनुषों की सृष्टि हो रही थी, किंतु इस हंसी में कितना करुणा छिपी थी, जिसकी ओर देख देख कर, जिस पर मुग्ध होकर वे हंस रही थी, जिसकी रश्मियों को छाती में छिपाकर वे कृत्य हो रही थी, वही उनका अंतक है। ओस की नन्ही बूंदों, हंस लो, बस 1 आध घंटे की देर है। जिनको लेकर तुम अपार आनंद मना रही हो, वह चुपचाप तुम्हारी गर्दन मरोड़ने की ताक में है। 1 आधा घंटा, फिर तुम्हारा निशान भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, समझे। गांव से एक पतली सड़क पश्चिम रुख होकर पोखरे के पूरब किनारे से उत्तर की ओर बागमती तक जाती है। मैं उसी सड़क से जा रहा था, पोखरे को पार कर चुका था। अब सड़क के पश्चिम खेत ही खेत थे। खेतों में सरसों, मटर, चना, खेसारी, तीसी आदि अनाज के पौधे फूल रहे थे। पीले, बैंगनी, लाल, नीले आदि अनेक रंगों का मेला लगा था। तितलियां अपने रंग बिरंगे पंखों को पसारे मानो रंग बिरंगी साड़ियों से सज धज कर इस मेले की सैर सी कर रही थी। जब धीरे से हवा का एक झोंका बह जाता, मालूम होता रंगों के इस समुद्र में तूफान आ गया। इन फूलों पर के ओस बिंदु भी अभी नहीं सूखे थे। किरणों के साथ की इनकी आंख मिचौलियां भी खत्म नहीं हुई थी। इन सब के संयोग से रंगों की एक अजीब सृष्टि हो रही थी, एक अजीब झलमल आंखों को पागल बना रही थी। मन कहता इस शोभा के समुद्र में तितली बनकर आजन्म तैरता फिरूं। आंखें चाहती एक बार इन्हें अच्छी तरह निरख कर सदा के लिए मुंद जाए। इनके बाद फिर क्या देखा जाएगा भला। सड़क की दूसरी ओर, पूरब ओर बाबुओं की अमराई थी। उस साल आम फूट फूट कर मजरा था, डालियां झुक गई थी। मालूम होता था अब टूटी तब टूटी, तने छेद छेद कर मंजरियां निकली थी। लीची यूं ही खूब मजरती है। उस साल उसकी मंजरी देखने लायक थी। जब हवा बहती, उसकी डालियां कड़ी कठिनाई से नीचे ऊपर होती। जवानी की मस्ती में वह स्वयं व्याकुल दिखती और इन मंजरियों पर मधुमक्खियां भनभना रही थी। भौरे नाच रहे थे, गा रहे थे। एक अजीब स्वर की सृष्टि हो रही थी, जिसके सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते, मानो हमारे हर रोमकूप से मंजरियां निकलना चाहती हो। इस प्रातः काल की पूर्ण बेला में मैं पुलकित होते चला जा रहा था। दोनों ओर सौंदर्य और सौरभ की बाढ़ आई थी। मैं उसमें गोते लगाता, डूबता, उतारता चला जा रहा था कि पीछे से आवाज आई, मनोहर भैया। मनोहर भैया ने देखा। उसके पड़ोस के चाचा की बिटिया पियरिया मंद मंद मुस्कुराती उसकी ओर जल्दी जल्दी आ रही है। उसकी बगल में भी खुरपी छींटी है। तेजी से चलने के कारण उसके बालों की लटें उसके चेहरे के इधर उधर उलझती है।
कभी वह उन्हें सुलझाती, कभी सिर से सिसकते हुए कपड़े को संभालती, कभी अस्त व्यस्त आंचल को उचित स्थान पर रखने की चेष्टा करती और इन सारी क्रियाओं में बहुत अंशों में असफल होती। तेजी से आ रही है। कई बार इस खींचातनी के कारण उसकी सारी उसके पैरों में इस तरह लिपट सिपट गई कि वह गिरते गिरते बची। तो भी वह चली आ रही है। मैं ठहर गया बाबू। वह हंसती हुई निकट आई। मैं ठिठका खड़ा रहा। उसने अपनी खुरपी छींटी जमीन पर रख दी। 2-3 बार सिर को हिलाकर बालों को इकट्ठा किया और उन्हें सिर के पीछे ले जाकर छोड़ दिया। फिर सिर के कपड़ों को संभाला, आंचल ठीक किया। साड़ी के निचले हिस्से में तेजी से आने के कारण ओस की तरी पाकर कुछ तिनके आ टिके थे, उन्हें झाड़ दिया। फिर सुअस्थता की लंबी सांसें ली। खुरपी छींटी उठाकर हंसती हुई बोली, अच्छा चलो। और 3-4 कदम चलकर जब मेरे शरीर से सटने पर हुई कि मैं उसे मुड़कर चल पड़ा। मैं उसकी इस क्रियाओं को देखकर हक्का बक्का हो गया था। यंत्र की तरह मानो उसके इशारे से चला। मैं आगे आगे, वह पीछे पीछे। यह मेरे पड़ोस की लड़की थी। यह दूसरी जाति की थी, मैं दूसरी जाति का था। कोई नाता वाता नहीं, किंतु देहात में सबका सबसे नाता रहता है ना। वहां तो बाबू के साले से चमार भी दिलगी करता है। इसी नियम से वह मुझे भैया कहती। अभी मुश्किल से 13-14 वर्ष की होगी। सांवली छरहरा वदन, आंखें एक खास किस्म की, ब्रौनिया सघन, लंबी लंबी, लंबे नुकीले, दूध से उजले कोयों में काली काली पुतलियां जैसे नाचती होती। चितवन में एक अजीब पाकपन, उन पर पतली लकीर सी भवें जो अनायासी कभी कटार तो कभी कमान बन जाती। मुस्कुराती चलती, हंसकर बतियाती। कई बार इसी सदाबहार हंसी के कारण वह अपनी मां से डांट फटकार सुन चुकी थी, किंतु जब वह डांटती यह और भी ठठाकर हंस देती। मां भी बक झक कर चुप हो जाती। कभी कभी इसके भोलेपन पर वह भी हंस पड़ती। क्या करती? नाम था इसका पियरिया, जिसको आप लोग सब भाषा में प्यारी कहेंगे। हमारी देहाती भाषा में मूर्खता के कारण वही प्यारी और प्यार पाकर पियरिया हो जाती है। कोई भी उसकी सूरत, खासकर उसकी आंखें और हंसी देखकर कह सकता था, इस नाम में पूरा सार्थकता है। एक बार देखने पर ही आपको प्यार करने की इच्छा जाग उठती। किंतु मुझे प्यार से क्या वास्ता, मैं तो अपने को संयम का अवतार माने हुए था। इसके पहले भी यह कई बार इसी प्रकार पुकार चुकी है। मैं खड़ा हुआ हूं, बातें की है, फिर यह अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। पर आज की पुकार में न जाने क्या था कि मेरा सारा शरीर झंझना उठा। जिस समय इसने मुझे पुकारा था, ठीक उसी समय आम की डाली से कुहू की सुमधुर काकली सुनाई पड़ी थी। किंतु इन दोनों में मुझे कौन अधिक आकर्षक मालूम हुई थी, कैसे बताऊं? फिर पुकार के बाद की उसकी वे हरकतें, उसकी वह उतावली, वह मुस्कुराहट, वह चपलता। जब चलकर वह मेरे निकट आ पहुंची थी, उसकी तेज सांस मेरे दाहिने कंधे से आ टकराई थी। इस सांस में कितनी गर्मी थी कि मेरे मस्तक पर पसीने की बूंदें निकल आई थी। मैं आगे आगे जा रहा था, वह पीछे पीछे चल रही थी। बाईं ओर खेतों में फूलों का समुद्र उमड़ रहा था, जिसमें तितलियां तैर रही थी। दाहिनी ओर अमराई में मंजरियां बौराई थी, जिनसे भौरे ठिठोली कर रहे थे। दूर से आने वाली कोयल की दोहरी आवाज इस दृश्य में प्राण संचार कर रही थी। आकाश साफ था, शांत, सुंदर। फागुन की मतवाली हवा दिंगत को सुरभित और व्याकुल कर रही थी और मैं आगे आगे जा रहा था, वह पीछे पीछे। फूल हंस रहे थे, मंजरियां खिलखिला रही थी, तितलियां त्योरियां बदल रही थी, औरे अनमे से दिखते थे और मैं आगे आगे था, वह पीछे पीछे थी। ओस कण ठठा रहे थे, किरणें हक्का बक्का थी और मैं आगे आगे, वह पीछे पीछे।
मैं आगे, वह पीछे, न वह बोलती न मैं बोलता। कितनी दूर यूं ही चलता गया। अच्छा, अब मैं इधर जाता हूं, उस खेत में अच्छी घास है, तुरंत पुर जाएगी, मैंने कहा। मैं भी चलती हूं, जो कमी रहेगी तुम पूरी कर दोगे, अकेली कहां जाऊं, वह बोली और मुस्कुरा पड़ी। नहीं, मैं तुम्हारे साथ न जाऊंगा। क्यों? यूं ही। यूं क्यों? यूं ही। वाह रे यूं ही। मैं चलूंगी, देखती हूं कैसे मुझे नहीं जाने देते हो। जबरदस्ती है। इस जबरदस्ती के साथ वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी वह हंसी जैसे मेरे दिल में चुभ गई। तो भी मैं सूखा सा होकर बोला, जिद न कर, समझी? जिद न करो, समझे? फिर वही हंसी। तो मैं भाग जाऊंगा, तो मैं दौड़ पड़ूंगी, तुम आगे आगे, मैं पीछे पीछे। कैसा अच्छा लगेगा मनोहर भैया? अब की बार वह ठठाकर हंसी। उसकी शोखी पर मुझे भी हंसी आ गई, किंतु तुरंत ही संजीदा सा रूप बनाकर मैंने कहा, यदि कोई यूं दौड़ते देख ले तो क्या होगा? अरे पगली, मेरे मुंह से पगली शब्द पूरे का पूरा निकला भी नहीं होगा कि वह फिर ठठा पड़ी, इतने जोर से कि मुझे भय हुआ और मैं इधर उधर देखने लगा कि कोई आसपास में है तो नहीं। बाबू, आपने भी बहुत शौक लड़कियां देखी होगी, किंतु वैसी नहीं देखी होगी। मैं कसम खाकर कह सकता हूं, इतनी लापरवाह, इतनी बेफिक्र, इसके निकट दुनिया कोई चीज ही नहीं, समाज की कोई गिनती ही नहीं। उफ, मैं बुरा फंसा। ऐसा सोचते मैंने इसी में खैर देखी कि इसको साथ चलने दूं। और आपसे ईमान की बात कहूं, दिल उससे दूर नहीं होना चाहता था। मैं मुड़कर उस घास वाले खेत की ओर पतली पगडंडी से चला। मैं आगे आगे, वह पीछे पीछे। मेरे पैर आगे की ओर बढ़ रहे थे, किंतु मेरे ज्ञान और भावना में, मस्तिष्क और हृदय में द्वंद्व चल रहा था। एक पक्ष ने कहा, तू यह क्या करने जा रहा है बेवकूफ? अरे इस पंथ पर पैर न दे, इसका फल बुरा होगा। आग से खेल न कर, हाथ जल जाएगा, और यदि कहीं इच्छित ईंधन पाकर यह लहक उठी, तब इसी में तुझे भस्मीभूत होना पड़ेगा। भस्मीभूत? कहीं राख की ढेर भी देखने को न मिलेगी। अरे तू अपने संयम के लिए गांव में प्रसिद्ध है। तुझे लोग सदाचार की मूर्ति, सच्चरित्रता का अवतार समझते हैं। जब वे तुझे इसके साथ यूं एकांत में देखेंगे तो क्या समझेंगे, क्या कहेंगे? छोड़ इस परपंच को अब भी चेत, इसे डांट कर कह दे, चल जा मेरे पीछे से। इतना सोचते ही दिल को करा कर मैंने पीछे देखा, इसलिए कि उसको डांटूं, किंतु उसे देखते ही यह सब ज्ञान गुदरी मानो कुहासे सी फट गई। हमारे दोनों तरफ सरसों सघन रूप से फूली हुई थी। उसके कुछ फूलदार डंठलों को तोड़ तोड़ कर वह हाथ में लिए हुए थी। उसके हाथ में हुए फूलों के गुच्छे कितना खिल रहे थे। सरसों के फूलों की कुछ कोमल पंखुड़ियां उसकी हरकतों के कारण उसके कपड़े पर जा गिरी थी और ओस के गीलेपन के कारण उसमें चिपक गई थी। मालूम होता था उसकी साड़ी में सोने के बूटे टके हों। इस फूलों के वन में फूलों के गुच्छे लिए फूलों की पंखुड़ियों से लदी वह साक्षात वन देवी मालूम पड़ती थी। मैं ठिठक गया। वह नीचे देखती, तल्लीन सी आ रही थी। इस ठिठकने की आहट से उसने सिर उठाया, मेरी आंखों में आंखें गड़ा कर देखा और हंस पड़ी। बोली, काहे ठहर गए? क्या देखते हो? मैं कुछ बोल न सका, मुड़कर फिर चल पड़ा। अब दूसरे पक्ष की बारी आई। वह बोला, इसमें क्या धारा है जो उधेर बुन कर रहे हो? इसमें संयम कुसंयम का सवाल कहां से आता है?
पाप पुण्य की कल्पना तो तुम्हारी अपनी है। यहां तो स्पष्ट बात इतनी है, इस सुंदर समय में एक सुंदरी तुमसे एक तुच्छ बात की याचना कर रही है। कुछ नहीं, थोड़ी देर की संगत, क्या उसे अस्वीकार कर दोगे? और इस संगत में पाप पुण्य की कल्पना करके तुम तो अपने मन के दोष को प्रकट कर रहे हो। कोई देखेगा, तुम्हारे पीछे कोई क्यों पड़ा है जो पल पल तुम्हारी देखभाल करता रहे? ऐसी आशंका बेबुनियाद है। यदि मान लो कि कोई देख ले तो क्या हुआ? क्या एक लड़की के साथ घास गढ़ना पाप है? नहीं, छोड़ो इन बेवकूफी की बातों को। यह बेचारी सरल हृदय से एक सीधी इच्छा रखती है। दिन कुछ चट गया, अकेले इससे घास भी नहीं पूरेगी। इसको तकलीफ में मत रखो। यदि ऐसा ही चाहते हो तो आज चलते समय कह देना कि अब वे तुम्हारे साथ न आवे न जाए, बस। बाबूजी, उस समय इस तर्क से अपने मन को मैंने उसी तरह शांत किया जिस तरह कोई बेवकूफ बारूद की ढेर को गर्म राख से ढांपे। हाँ, वह थोड़ी देर के लिए ढकेगा जरूर, किंतु जोर से विस्फोट करने के लिए। मैंने उसके साथ घास गढ़ी, बातें की, चुहल और विनोद, मुस्कुराहट और हंसी की बहार लूटी और घर चला। गांव के निकट पहुंचकर जब उसने कहा, अब से तुम्हारे ही साथ घास गढ़ूंगी मनोहर भैया, तब मुझसे यह कहते पार न लगा कि मत आना। मेरे सारे तर्क और ज्ञान का यही परिणाम था। घर आया, खाया, दोपहर को कहीं बाहर न गया। मन में विचित्र द्वंद था, शरीर में अजीब अवसाद। मोती की चटाई बिछाकर घर में ही सो गया। सो क्या गया, आंखें मूंदे पड़ा था। कभी कभी झपकी आती थी तो वही फूलों से भरे खेत, वही मंजरी से लदे पेड़, वही पियरिया और वही मैं आगे आगे, वह पीछे पीछे। उसकी वह जिद, सरसों के वन में उसका वह प्रस्फुटित सौंदर्य, वह साथ साथ घास गढ़ना, बतियाना, वह चुहल, वह विनोद, वह मुस्कुराहट, वह हंसी। पियरिया, प्यारी, पियारी, पियरिया, पियरिया, पियारी, प्यारी। मैं व्याकुल हो उठा। यह एक पैग आगे बढ़ाते ही मैं किस अगाध सागर में जा पड़ा। पंख फैलाते ही मैं किस व्योम मंडल में फेंक दिया गया। उफ, भोर से ही साथियों से भेंट न हुई थी। वे लोग आखिर ढूंढते ढूंढते घर में आ पहुंचे। क्यों परे हो, कहां रहे, उठो चलो आदि का शोर था। मैं क्या जवाब देता, केवल इतना ही कहा, तबीयत सुस्त है, जरा सोने दो भैया। उनमें से एक, जो हम सब में सबसे बड़ा कैया और जवां दराज था, बोल उठा, मनोहर भैया को आज दूनी घास ड्योढ़ी तो जरूर करनी पड़ी है, थके हैं, सोने दो, तंग न करो। इतना कहकर वह मेरी ओर देखकर यूं मुस्कुराया जैसे छिपे छिपे उसने हम लोगों की सारी कार्रवाइयां देखी हो। फिर अन्य साथियों को ढकेल कर उसने घर से बाहर कर दिया, खुद भी चला गया। और फिर अन्य साथियों को ढकेल कर उसने घर से बाहर कर दिया, खुद भी चला गया और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। हंसी हंसी में ही उसने मुझे यूं साथियों के उधम से बचा लिया। मैं उसकी इस कार्रवाई पर जरूर फिदा हो गया होता, किंतु मुझे तो दूसरी ही चिंता ने आ घेरा। तो क्या इसे आज की घटना मालूम हो गई? कुछ सांत्वना इसी बात की थी कि मेरे अन्य साथियों को इन सब का कुछ पता नहीं तो उसके कहने पर कुछ फब्तियां जरूर कसी जाती। मुझे खिला पिलाकर मां बाबू के घर चली गई थी। थोड़ा दिन था तो आई, कुंडी लगी देखकर समझी कि मैं बाहर चला गया, किंतु ज्यों ही वह घर के भीतर आई, मुझे सोते देख अचरज में पड़ गई। मैं दिन में कहां सोता था, उसने मुझे उठाया। सचमुच मैं सो गया था। इन तर्क वितर्कों के कारण दिमाग थक कर शायद विश्राम लेने गया था। उठकर झपटकर घर से बाहर आया, पानी लेकर मुंह धोया, फिर खुरपी छींटी ले सरेह की ओर चला। शाम होने में देर थी,
लेकिन सूरज की रोशनी की रजतीमा धीरे धीरे स्वर्णिमा में परिणत हो रही थी। सारी प्रकृति फिर एक बार मुग्ध कर रूप धारण कर रही थी। वह तालाब, वही रास्ता, वही रास्ते की एक ओर के खेत, वही दूसरी ओर की अमराई, वही रंगों का मेला, वही सुगंध का भंडार। और इसी समय पियरिया की वह मादक स्मृति, पगली सी उसकी आना, मनोहर भैया कहकर पुकारना, साथ लगना, जिद करना, घास करना, हंसना, मुस्कुराना, चुगले करना। मालूम हुआ जैसे पीछे से वह फिर पुकार रही है, मनोहर भैया। और मैंने झट गर्दन मोड़ी, कोई नहीं। अब तो चारों ओर से मालूम पड़ता जैसे वह कभी पुकारती है, कभी ठठाकर हंसती है। मैं भौचक बना, कभी उधर देखता, कभी इधर। एक बार तो मालूम हुआ जैसे वह मेरे पीछे खड़ी है और उसकी गर्म सांस मेरे कंधे को स्पर्श कर रही है। यह क्या है? अपने पर बड़ी खींच हुई। उफ, मैं इतना डूब गया। पियरिया मेरी कौन होती है? मैं क्यों उसकी संगत खोजूं? मैं क्यों उसके लिए व्याकुल बनूं? यह तो शैतानियत है, बदमाशी है, सीधी सादी बदमाशी। तभी तो मन को बेलगाम घोड़ा कहा है। तो मैं भी एक मनुष्य हूं, लगाम कसना जानता हूं, चाबुक भी लगाना जानता हूं, और तरातर, हां, कोई ठिकाना है। हो गया, आई, घास छिली, चली गई, मामला खत्म। फिर यह उधेड़पुन, यह ताना बना कैसे? यह दुनिया है, रंग बिरंगी चीजें यहां भरी पड़ी है। यदि नजर में आने वाली हर सुंदर चीज को लेकर दुनिया बसाने की कोशिश की जाए तो दुनिया में अपने रहने की जगह ही भी न बचे। तो दुनिया में अपने रहने की जगह भी न बचे। इन बेवकूफियों को छोड़ो, बस शांत। मन को दूसरी ओर लगाने की चेष्टा की। सामने एक सांड जांघ तक उपजे हुए घबराए गेहूं को निर्दयता पूर्वक चर रहा था। सड़क पर से ही 2-3 बार उसे ललकारा, किंतु कौन सुनता है? हां, सुना क्यों नहीं? सिर उठाकर इस दृष्टि से मेरी ओर ताका कि मानो कह रहा हो, ताकत हो तो आओ, दूर से चिल्ला क्या रहे हो? और फिर चरने लगा। मुझसे नहीं रहा गया। इधर उधर देखा, बांस का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा था, उठा लिया और जाते ही उसके मासल चुतर पर 2-4 दे जमाया। वह भागा। भागते को कौन खदेड़े? मैं फिर सड़क पर आ रहा और रास्ता पकड़ा। अकस्मात एक नया विषय आ गया। सोचने लगा, सार दागना कितनी बड़ी बेवकूफी है, और यह बेवकूफी बाप दादे के नाम पर की जाती है। परलोक में उन्हें बैल की सवारी मिलेगी कि नहीं, और वह उसकी सुविधा की होगी कि नहीं, यह विवादास्पद है। किंतु इस लोक में उनके नाम पर जो 1000 गालियां होती है वह तो प्रत्यक्ष है। इस प्रथा ने गाय बैल की नस्ल भी खराब कर दी है। सस्ते से सस्ते बछड़े को खरीद कर दागा और छोड़ दिया। यह कष्टकारों की फसल को ही खराब नहीं करता, उनके गोधन को भी। आज देहात में जो अच्छी गाय मिलना मुश्किल हो रहा है, उसका कारण मुख्यतः यह सार प्रथा भी है। किंतु कौन सोचे, कौन समझे? हम लोग तो छाया के लिए वस्तु को छोड़ते हैं, कल्पना पर तथ्य को कुर्बान करते हैं। काल्पनिक परलोक के नाम पर इस लोक की वास्तविकता को क्षण क्षण बलिदान करना ही तो हमारे देश की आध्यात्मिकता है। दोस्तों, फागुन का महीना यानी दूसरा भाग आपने सुना। तीसरा भाग मैं आपको सुनाऊंगा अगले वीडियो में। वाह मनोहर भैया।